नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि बीआरएस के एक एमएलए हैं केपी विवेकानंद। इन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए 6 गारंटियों को कांग्रेस का झूठा दावा बताया है, झूठा वादा बताया। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार में आने वाली थी या जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, चुनाव का जो उस टाइम पर वक्त चल रहा था, उस टाइम पर जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे कि हम लोगों को गारंटियां देंगे, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कटौती करने की कोशिश की है। तो वहीं पर बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी और उससे पहले सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं और उसमें एमआईएम की जो पार्टी है, एमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कल जाके शाहीन बाग में एक रैली को संबोधित किया, एक जनसभा को संबोधित किया है और उन्होंने जो उनके जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में वोट देने की अपील की है। तो वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की भी एंट्री हो चुकी है और सीएम योगी को एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाना जाता है। वहीं पर उन्होंने केजरीवाल को कुछ चुनौतियां भी दी हैं। और वहीं पर बात करते हैं कि एक आरएसएस के वरिष्ठ नेता है भैयाजी जोशी। उन्होंने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का होना भी ज़रूरी है। अगर कभी कभी हिंसा करनी पड़े धर्म की रक्षा के लिए तो वो हम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। आपका खैर मकदम है जी। शुक्रिया जी। सबसे पहले बात करते हैं कि एक जो बीआरएस के एमएलए हैं केपी विवेकानंद, उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जो 6 गारंटियों का वादा किया था वो कहीं ना कहीं उनसे मुकर रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 40,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो उनके पास नहीं होगा शायद अभी, लेकिन वो जो लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो बीआरएस के विधायक हैं केपी विवेकानंद, उन्होंने कांग्रेस पे जो 6 गारंटी है उसको धोखा देने का आरोप लगाया जनता को लेकर। हालांकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो उनकी पार्टी है उसने जो काम किए हैं उसकी वो तारीफ़ की और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस है जो 6 गारंटी को लेकर जो उतरी हुई है उसको लेकर जनता को वो धोखा दे रही है। अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश के दौरे पे हैं और जो और मंत्री हैं वो राहुल गांधी से मिलने से उनकी फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो रेवंत रेड्डी लगातार जो विदेश दौरे पे हैं उसको लेकर भी इन्होंने तंज कसा है। अगर हम रेवंत रेड्डी की बात करें तो विदेश दौरे पे आपको बता दें कि वो खुद पर्सनली दौरे पे नहीं गए, जब बल्कि मीटिंग को लेकर वो वहाँ पे दौरे पे हैं। हालांकि ये भी देखा गया कि विदेश दौरे के बाद वहाँ से वो लगातार जो तेलंगाना में जो नई डेवलप की चीज़ें हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निवेश हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें इनकी तो जो ये विधायक हैं बीआरएस के, इन्होंने ये भी कहा है कि महंगाई को देखते हुए उन्होंने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड जो है पात्रता के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए करने की मांग की है। वही हम केटीआर की बात करें तो केटीआर भी रेवंत रेड्डी पे उन्होंने हमला बोला है और लगातार अगर हम बीआरएस की बात करें, बीआरएस की तरफ देखें तो लगातार बीआरएस एक ही बात कांग्रेस पर करती है और बीआरएस का लगातार यही दावा रहता है कि जो कांग्रेस है वो 6 गारंटी के साथ आगे नहीं बढ़ रही है और वो लगातार ये भी कहते हैं कि तेलंगाना की जो जनता है उसको कांग्रेस धोखा दे रही है। जी। वहीं पर हम बात करते हैं कि जो बीआरएस है वो लगातार रेवंत रेड्डी पर हमलावर रहती है। जैसा कि हमने पिछले दिनों भी शायद देखा कि जो रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने केटीआर को एक मजदूरी मानसिकता वाला व्यक्ति बताया था, जिस पर अब केटीआर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए लोगों में एक सफलता होनी चाहिए, लोगों में एक ईमानदारी
ईमानदारी होनी चाहिए और मेरे पास ईमानदारी है, तभी मैं लोगों के लिए काम कर पा रहा हूँ। और आपने अगर मुझे इस तरह से कहकर बुलाया तो मेरे लिए ये कोई तंज भरा शब्द नहीं है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, रेवंत रेड्डी की अगर बात करें, फिर केटीआर की बात करें, तो इस तरह से अगर शब्दों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम केटीआर को देखें तो एक सहानुभूति उनको मिलती है। रही बात कामकाज की, तो वो सबकी अपने पर्सनल चीज़ें हैं, कौन क्या काम कर रहा है क्या नहीं, लेकिन रेवंत रेड्डी हैं या फिर जो कांग्रेस है उस पर तो लगातार बीआरएस जो पार्टी है वो हमलावर रहती है, लेकिन इन सब चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है। और अगर हम देखा जाए अगर केटीआर को, तो वो भी इस बयान की आड़ में पूरी तरह से सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और वहीं पर बात करते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो प्रत्येक पार्टी, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार कर रही है। और वहीं पर एमआईएम की भी एंट्री हो गई है। एमआईएम ने 2 अपने उम्मीदवारों को उतारा है वहां से, शिफा उर रहमान और ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी उनको बनाया गया है। हालांकि वो दोनों अभी भी जेल में हैं, लेकिन वो जेल से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके ही लिए कल ओवैसी ओखला में गए थे और उन्होंने वहां पर एक लोगों को संबोधित भी किया था, जनसभा को संबोधित किया। और उन्होंने ये कहते हुए संबोधित किया कि हमारे जो नेता हैं उनके लिए आप वोट करें, वोट देने की अपील भी की है लोगों से। वहीं पर उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके नेता जेल में रहकर चुनाव लड़ सकते हैं तो हम अपने नेताओं को चुनाव क्यों नहीं लड़ा सकते। देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब जैसे ही दिन कम हो रहे हैं वहाँ पे जो सियासत है वो और तेज़ होती जा रही है। अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो कल पैदल यात्रा भी किए। देखा जाता है आमतौर पे जब इलेक्शन होते हैं तो वो डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलते हैं, खुद पैदल यात्रा करते हैं। सेम चीज़ें वो दिल्ली में भी उन्होंने किया। वही सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है, जब से उन्होंने टिकट दिया, आरोप यही लग रहे थे कि आम आदमी माफ़ कीजिएगा जो ओवैसी हैं वो उनको टिकट दे रहे हैं जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। हालांकि आरोपी अभी तय नहीं हुए, लेकिन वही विपक्ष लगातार बनाए गए हैं, उन पे दावा कर रही है। हालांकि देखा यह भी गया जो ताहिर हुसैन है उनके फैसले पर भी जो 2 जज हैं वो आपस में दो पक्ष में 2 खेमे में बंट गए। एक जज का ये कहना था कि उनको बरी जमानत देनी चाहिए, कोई तथ्य मिले नहीं, वही दूसरे जज इसके खिलाफ रहे। अगर हम ओवैसी की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि जब आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो जमानत पे बाहर आ सकते हैं, 6 महीने बाद चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको सिर्फ शक की बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है, अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, तो फिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव वो लड़ेंगे और जेल से वो चुनाव जीतेंगे भी। अगर हम क्योंकि आंकड़े की बात हो रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं जो आरोपी हैं, इसी के साथ उन्होंने बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट भी लाई थी। और हम अगर ओवैसी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो 250 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर मामले केस दर्ज हैं, उनमें उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे मामले ऐसे हैं जिसमें अपराध को लेकर हत्या है, और भी कई तरह के आरोप उन्होंने बताया कि 200 ऐसे सांसद हैं जिन पे ऐसे मामले दर्ज हैं। अगर हम बात करें तो 250 में से उन्होंने कहा है कि 250 में से 170 जो सांसद उनमें बलात्कार, हत्या और हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले दर्ज हैं। इनमें से उन्होंने ये भी आंकड़ा बताया कि इनमें से 94 भाजपा के उम्मीदवार, 32 कांग्रेस के उम्मीदवार, 17 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और 4 शिवसेना के उम्मीदवार हैं। वे भारत के संसद में बैठे हैं और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उन्हें 5 सालों से झूठे मामलों में जेल में डाल दिया गया है। तो यकीनन जो 5 साल का उन्होंने जिक्र किया है वो ताहिर हुसैन और जो उनके उम्मीदवार हैं शफी उर रहमान, उन पे उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आंकड़े बताते हैं कि हर पार्टी की, जो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो सारे नेताओं पे गंभीर मामले दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव जीत भी रहे हैं और वह संसद में बैठे हुए हैं। वही देखा जाए केजरीवाल लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता को लेकर जो चुनावी वादे हैं वो कर रहे हैं। और केजरीवाल में ये भी देखा गया, जो वो स्पीच देते उसमें उन्होंने कहा, वो लगातार ये कहते हैं कि हम फ्री में योजनाएं दे रहे हैं। इस पे भी ओवैसी ने तंज कसा और उन्होंने कहा है कि जो केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं कि पानी फ्री दे दिया है, ये फ्री दे दिया है, वो फ्री दे दिया है। आगे उन्होंने ये कहा कि क्या वे अपने अब्बा के अकाउंट से फ्री दे रहे हैं। वोट डालने से पहले आप याद रखिएगा कि शिफा फ्री नहीं है, ताहिर फ्री नहीं है। तो जो फ्री की बात वैसे नहीं कहा है कि एक तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो जनता को जो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको फ्री देने की बात करें, चाहे हम पेंशन की बात कर लें, हॉस्पिटल में फ्री इलाज की बात कर लें,
लेकिन अवैसी की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये कहा कि ताहिर फ्री नहीं है, यानी कि वो जेल में बंद है और आप इस उम्मीदवार ऐसे मुद्दे को लाकर वोट ना दे कि हमें राशन फ्री मिलेंगे या फिर जो और भी हेल्थ सेवाएं वो फ्री मिलेंगी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब सारे लोग घरों में बंद थे तो उन्होंने अवैसी ने सीए का भी जिक्र किया है, वक्फ बिल को लेकर भी जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि जो आपके उम्मीदवार हैं वो लड़ रहे थे और आज उनको झूठे आरोप में जेल में बंद किया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो उन्होंने इस दिल्ली दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी पे भी निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी की भी साजिश है। अगर उस वक्त केजरीवाल चाहते तो ऐसे लोग जेलों में बंद ना होते और उसी दिल्ली दंगों की वजह से आज भी कई ऐसे मुस्लिम है जो जेलों में बंद है और केजरीवाल उन सब मुद्दों पे बोलने से बिल्कुल पीछे हट रहे थे। जी शाहिद, आपने बात की कि आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि हम फ्री में ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। हालांकि हमने कुछ दिन पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई थी। जब भी चुनाव होते हैं तो जो पार्टियां होती हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बाकी जो पार्टियां हैं, वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखाती है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आप मुफ्त की रेवड़ियां ना बांटें, आप रोजगार दें। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि जो सरकारी जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पीछे ले जाने का काम कर रही हैं, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो जब आम आदमी पार्टी जो फ्री रेवड़ी की बात आई थी तो बीजेपी ने ये कहा कि ये फ्री रेवड़ी दिया जा रहा है, लेकिन बाद में फिर बीजेपी ने भी उसी दिल्ली में जाकर चुनावी वादे किए और लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनती है तो हम ये वादे करेंगे, पूरा करेंगे, वो वादे पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त किया और होना भी चाहिए, क्योंकि देखा जाए कि अभी भी भाजपा है वो ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इसके मतलब आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं और आप उनको स्किल को आगे ना बढ़ाकर यहाँ पे रोजगार पैदा ना कर आप उनको फ्री राशन 2 केजी 5 केजी चावल दे रहे हैं कि वो खाएं और घर में पड़े रहें। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे भी गौर करने की जरूरत है कि अगर आप फ्री राशन किसी को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे रोजगार नहीं है और वो बेरोजगार है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आप उन्हें फ्री राशन दे रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके लिए और मुश्किल होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बदलती रहती है। जरूरी नहीं कि जो फ्री राशन आप आज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं वो कल भी मिलते रहे, लेकिन आपको इस पे मेहनत करने की जरूरत है कि आप 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं और क्या वो संख्या वो कम नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो लगातार इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भुनाती है और लोगों को भी यही लगता है कि हमें फ्री राशन मिल रहा है या फ्री चीजें मिल रही हैं तो ये गवर्नमेंट जो हमारे लिए काम करेगी। जी, परसों ही मैंने एक वीडियो देखी थी शाहिद ट्विटर पर, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक पत्रकार से बोल रहा था कि हमें मुफ्त का अनाज, राशन, पानी जो भी मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी है, हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लोगों की मानसिकता कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है कि उनको कमाने की ज़रूरत नहीं है, उनका वोट जो है सिर्फ धर्म के नाम पर जाएगा। और हमेशा भाजपा बात करती है, जैसा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी पर हमेशा कहीं ना कहीं एक पलटवार करती रहती है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं। हमने देखा कि कल ही प्रवेश वर्मा जो हैं उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी पंजाब से मंगाकर शराब बांट रही है। लेकिन हमने एक वीडियो भी वायरल हुए थे कई सारे, उसमें प्रवेश वर्मा जूते बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, पैसे बांटने की भी बात आई थी और हमने देखा कि साड़ियां भी बांट रहे थे। नहीं, प्रवेश वर्मा को अगर लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब से शराब मंगा रही है तो आप इलेक्शन कमीशन है वहां जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो केंद्र में आपकी है, आप अगर कोई शिकायत करें तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन प्रवेश वर्मा की बात की जाए तो उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन अगर हम प्रवेश वर्मा पर गौर करें तो उनके तो वीडियो लगातार अभी आपने जिक्र किया कि वायरल हो चुके हैं कि कैसे वो जूते बांट रहे हैं, वो भी चुनाव का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर घरों से कैसे कपड़े बांटे जा रहे हैं, महिलाएं जो पैसे लेके निकल खुद बोल रही है कि हमें फलाने उम्मीदवार ने पैसे दिए। काफी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए। तो एक तरफ सिर्फ आरोप लगाना, वही दूसरी तरफ आरोप लगाने के बाद अगर वैसे वीडियो सामने आना और उन पे एक्शन ना लेना, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के जो विधानसभा इलेक्शन हुए वो किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कैसे उम्मीदवारों पर एक्शन लिए जा रहे हैं और कैसे उम्मीदवारों पर एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। जी, हमने बात करी कि कल ही MIM की जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक शाहीन बाग में एक जनसभा को संबोधित किया और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जो उनके नेता हैं उनके लिए वोट देने की अपील की। तो हम शाहीन बाग में एक जो NRC का जो एक मुद्दा उठाया गया था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो स्वरा भास्कर थी उनको कैसे भूल सकते हैं। हालांकि स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया है, मतलब उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए उनसे कई सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में
ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और मेरा राजनीतिक विचारधारा की वजह से मेरे करियर पर ब्रेक लग गया। और वहीं पर उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में काम नहीं मिलता, इसके लिए प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स जिम्मेदार नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पावर में बैठे लोग उनको सज़ा देते हैं जो उनके विचारों से सहमत ना हो। देखिए, अगर स्वरा भास्कर की बात करें तो वो तो उसी वक्त से ट्रोल होना शुरू हो गई थी जब उन्होंने फहाद अहमद से शादी की जी। उसके बाद उनकी जो करियर है वो पॉलिटिक्स में आती है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जो फहाद अहमद हैं या फिर स्वरा भास्कर की बात करें, काफ़ी सालों से एक साथ रहे, लेकिन शुरू से अगर हम बात करें इनकी, तो इनकी विचारधारा अलग रही है। स्वरा भास्कर की विचारधारा अलग देखी गई है। उसके बाद फिर जब इस बार इलेक्शन जो महाराष्ट्र में हुए, उनके जो पति हैं फहाद, तो उनको टिकट दिया गया। हालांकि वो वहाँ जीत नहीं पाए, लेकिन शुरू से ही उनकी अगर हम स्पीच सुने, फिर उनकी विवाह के हम देखें कैसे उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कैसे जो बीजेपी है उस पर भी उन्होंने तंज कसा था, कैसे उन्होंने बयानबाजी दी थी। लेकिन अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, उन्होंने खुद कहा है कि जो इंडस्ट्री है उससे उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। हालांकि उनकी समझदारी ये भी देखने वाली बात है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो प्रोड्यूसर हैं वो हमें ब्लैकलिस्ट नहीं किए, बल्कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो पावर में है, वो उनको यूज करके उन्हें ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। खैर की बात करें, सत्ता आती है जाती है। अगर हम स्वरा भास्कर की बात करें, अगर उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है तो खैर तमाम और भी तरह के प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी जो शैली है, जो उनके अंदर जो हुनर है वो दिखा सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह से अगर आप किसी के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको किस तरह से आपको दबाने की कोशिश की जाती है। हालांकि सिर्फ स्वरा भास्कर की बात नहीं, हम देखिए कैसे इस वक्त जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो भी काम कर रहे हैं, उनकी कैसे हत्याएं की जाती है, उन पे कैसे दबाव बनाए जाते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे सेफ है। हकीकत यही है कि अगर आपको अपने काम में आगे बढ़ना है या सच में कुछ काम करना है, तो आपको सच को थोड़ा दबाने की ज़रूरत है और कह ले कि झूठ को थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जी। वहीं पर स्वरा भास्कर ने एक बात और कही कि मुझे राष्ट्र विरोधी और देश के लिए खतरा बताया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं देश में एक ऐसी अकेली नहीं हूँ, मेरे और भी कई साथी हैं और दूसरे भी एक्टर्स हैं जिन्हें दूसरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सज़ा काट रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका निशाना शायद ऐसा लग रहा है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा जैसे लोगों पर गया है। उन्होंने कहा है क्योंकि ये सारे लोग एनआरसी के वक्त उस टाइम पर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद इन पर धाराएं लगा दी गई, इनको जेल में डाल दिया गया और अभी तक ये सजाएं काट रहे हैं। देखिए, अगर हम शर्जील इमाम की बात करें या फिर स्वरा भास्कर की बात करें, उनका भी कहना सही है एक तरह से, क्योंकि देखा जा रहा है कि कैसे जब से एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए, सीए के प्रोटेस्ट हुए, कितनी युवाओं को जेल में डाला गया। वो अपनी आज़ादी की बात करें कि हम सुरक्षित नहीं। अगर हम स्वरा भास्कर की बात करें तो कई ऐसे तमाम नेता हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन क्या आप किसी इंसान पे उसके धर्म को लेकर अगर आप उसको दबाओ, तो आपके दबाने से या फिर आप कहने से कोई किसी धर्म में परिवर्तन करेगा या फिर किसी धर्म को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर हम स्वरा भास्कर की बात करें तो स्वरा भास्कर एक ऐसी एक्टर हैं जो अपने बलबूते पे वो आगे बढ़ी। कई ऐसे मैगजीन ने भी उनके बारे में खबर छापी है। और जिस तरह से अगर स्वरा भास्कर को ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इंडस्ट्री की बात करें या फिर और भी फील्ड की बात करें, वहाँ पे हुनर नहीं बल्कि पैरवी और सोर्स जिसके आगे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे हुनरमंद लोगों को पीछे किया जा रहा है। जी, हम शर्जील इमाम, गुलफिशा और उमर खालिद की बात करें तो उस टाइम पर उन्होंने एनआरसी के खिलाफ बहुत ही मजबूत होकर खड़े रहे और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। और लेकिन वहीं पर देखा जाए, और उनको जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन वहीं पर देखा जाए जो हिंदू नेता हैं, जो अपने आप को हिंदू नेता बताते हैं, अगर वो इस तरह की बात करते हैं, वो तो खुलेआम हिंसा की बात करते हैं। जैसा कि हम आपको एक न्यूज़ बताते हैं कि आरएसएस के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा ज़रूरी होती है। ये कहीं ना कहीं खुलकर बात कर रहे हैं कि अगर हमें धर्म को बचाना पड़ा तो हम हिंसा ज़रूर करेंगे। नहीं, अभी शर्जील इमाम की बात करी थी, फिर आगे बढ़ते हैं। शर्जील इमाम में देखा गया कि अभी आपने ये भी कहा कि जो हिंदू हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। बात ये भी है कि जो उनके पक्ष में है उनको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। स्वरा भास्कर को देखें, शर्जील इमाम को देखें, शहला रशीद को देखिए, ये भी उन्हीं के साथ आगे बढ़ी। लेकिन आज शहला रशीद कहाँ है? पहले उन पर भी कैसे प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया गया, लेकिन हमने देखा कि कैसे अयोध्या में वो पहुंची हुई थी, तो आज वो उरूज पे पहुंच रही है। लेकिन इनके खिलाफ जो बोल रहे हैं वो कैसे, जैसे स्वरा भास्कर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, अभी भी शर्जील इमाम जेल में बंद है। तो ये छुपने वाली चीज है नहीं, सबके सामने है कि किसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम बात करें आरएसएस के जो
नेता हैं भैया जी जोशी, उन्होंने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, अगर इस वक्त किसी और धर्म के कोई विवादित बयान दिया होता तो अभी तक उनके ऊपर ना जाने कितने एफआईआर दर्ज हो चुके होते। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके लिए बाकायदा डिबेट किया जाता है और अभी तक उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर शायद कुछ लोग रोड पे प्रदर्शन भी कर रहे होते। अब भैया जोशी की आपने बात की, उन्होंने ये कहा कि कभी कभी अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी है। सवाल ये भी है कि किस धर्म में या किस ग्रंथ में लिखा गया है कि अगर आप अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हो तो वहां पे आपको हिंसा करने की जरूरत है। हमने देखा कि गांधी जी बिल्कुल हिंसा के खिलाफ थे, उन्होंने अहिंसा के लिए किस तरह से मेहनत की, लोगों को कैसे समझाया कि हिंसा जरूरी नहीं है। और हकीकत ये भी है कि जो चीज आप दिल से जीत सकते हैं, अपनी बातों व्यवहार से जीत सकते हैं, वो उसको आप हिंसा करके नहीं जीत सकते हैं। अब आप देखिए कि इसके बाद अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद से बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और आरएसएस के जो नेता हैं भैया जी जोशी, जिस तरह से इन्होंने विवादित बयान दिया है, यकीनन आने वाले वक्त में ये भी एक डिबेट का बड़ा मुद्दा बनेगा। और कह ले कि जो भैया जी जोशी हैं वो जो युवा हैं उनके अंदर जो, क्योंकि युवाओं के खून गर्म होते हैं, उनके अंदर एक ऐसी बयानबाजी करके उनके जो गर्म खून है उसको और उबालने की कोशिश कर रहे हैं, या कह ले विवादित बयान दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनकी जो पॉलिटिक्स है वो और उरूज पे पहुंचे और चमक जाए। जी, तो वहीं पर जिस तरह से ये हिंदू नेता हैं, इस तरह से बयान देते हैं, विवादित बयान देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ सकता है। इनको भी अच्छे से पता है कि इन सारी चीज़ों से जो युवा हैं, आपने जैसा कि बात की कि वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उससे दूर कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा होगी तभी आप समझ पाएंगे, आप के पास सोचने की, समझने की शक्ति होगी कि आपको क्या करना है, क्या बेहतर करना है, कि आप अपने परिवार को ऊपर उठाकर लेकर जा सकें। लेकिन ये जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को एक खड्डे में धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहीं से हमारा वोट बैंक प्राप्त होगा हमें। तो जैसा कि यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा मुसलमानों को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे अगर जो है मुसलमान वो संयम ना बरते तो कहीं ना कहीं हिंसा भी हो सकती है। और अभी उनकी दिल्ली चुनाव में भी एंट्री हो चुकी है। वहीं पर उन्होंने जनकपुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल को एक चुनौती भी दी है। उन्होंने कल कहा था कि केजरीवाल जो है महाकुंभ में डुबकी लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, आए दिन क्राइम की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो उन पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उन्हें इसे सुधारने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन करना चाहिए। देखिए, हम भैया जी जोशी की बात करें या फिर आरएसएस के जो विचारधारा उसकी बात करें या फिर योगी आदित्यनाथ की बात करें, सब में एक चीज कॉमन पाई जाती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व की बात करते हैं जी। सवाल ये भी है कि आज से 2014 से पहले बात करें, वहां पे आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, तब हिंदू खतरे में नहीं थे। आज देश में अगर बात करें, सारे ऊंचे पद पे आपके लोग हैं, सारे ऊंचे पद आपके पास हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, और अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी आपके पास है, फिर हिंदू खतरे में कैसे हैं? आरएसएस के जो नेता है भैया जी जोशी, उनको अपने ही सहयोगी को सुनना चाहिए, जिनका कुछ दिन पहले स्पीच काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक डिबेट में मुझे बुलाया गया और वहां पे मुझसे ये कहा गया था कि सामने का मौलाना है और आपको बस अनाप शनाप बोलना है जिसमें विवाद पैदा हो और हम आपको बच बचाव करेंगे जी। उसके बाद वो उस डिबेट में नहीं गए वो, और जब उनको फिर शाम में कॉल किया गया, जब गाड़ी घर पे लेने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे मुंबई जाना है। मुंबई जब पूछा गया किस लिए, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। जब मुझे, अगर आपके टीवी पे हम इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों ना मुंबई जाऊं। और मैं इस देश में, या फिर हम आरएसएस की बात करें तो मैं इसमें इसलिए नहीं हूं कि किसी के चेहरे से दाढ़ी और टोपी खींचूं, बल्कि मैं इसलिए भी हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनके लिए बचाव करें। तो जो भैया जी जोशी हैं, उनको अपने सहयोगी को सुनना चाहिए कि वो कैसी विचारधारा रखते हैं और आपकी विचारधारा क्या है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हर इलेक्शन में देखा जाता है कैसे यहाँ पे हिंदुत्व घुसपैठी की बात की जाती है। सवाल ये भी कि अभी गृह मंत्रालय आपके पास है, अगर कोई दूसरे बॉर्डर पार करके और आपके देश में आता है तो फिर आपकी इंटेलिजेंस जो है वो क्या काम कर रही है, फिर आपकी मंत्रालय क्या काम कर रही है कि आपको ये चीजें इलेक्शन से पहले पता नहीं चल पाती है, और जब इलेक्शन होते हैं तभी आप ऐसे मुद्दों को लाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी उन पर यह कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवा आपके पास है, तो आखिरकार आपके पास प्रशासनिक सेवा रहते हुए ये दिल्ली में ऐसी चीजें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखा जा रहा है बीच में कैसे क्राइम की वारदात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चोरी डकैती ये सब चीजें
होती जा रही हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो विपक्ष है वो आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में जो पुलिस प्रशासनिक सेवा है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और अगर दिल्ली में वारदात बढ़ रही हैं तो इसका जवाब गृह मंत्रालय की तरफ से देना चाहिए कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं। जी लेकिन एक चीज़ और सामने आती है शाहिद, की जो गृह मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं मतलब दूसरी चीज़ों को देखता है। कुछ दिन पहले भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी थी कि कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेशियों का जो मुद्दा चल रहा है। हालांकि बांग्लादेशी कहाँ से आए, बिना परमिशन से तो नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उस चीज़ को देख नहीं पा रहा है, या वो देख कर इग्नोर कर रहा है। चुनावी मुद्दे कह सकते हैं कि उसके लिए बस रखा जाए, चुनावी मुद्दे को भुनाया जाए और इसको लेकर जो पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ाया जाए। और आमतौर पर देखा भी जाता है कि हर इलेक्शन में ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं, और वहाँ के पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था, या हम फिर कह लें कि सड़कों की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इसकी बात न करके इन मुद्दों को जानबूझकर लाया जाता है ताकि इससे जो मुद्दे वो डाइवर्ट हो और हमारी जो रणनीति, जो पॉलिसी है वो आगे बढ़ सके। जी, तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।